हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो आपके होम साइंस की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सादी बुनाई के कपड़े कौन से हैं। तो यहाँ पर कुछ वस्त्रों के नाम दिए हुए हैं, तो आपको बताना है सादी बुनाई से कौन कौन से संबंधित हैं। तो आप देख लीजिए, बैटिस्टो, वायल, ऑक्सफोर्ड, जिंगम, डेनिम। तो इसमें बताना है सादी बुनाई से कौन कौन से संबंधित कपड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि हम सादी बुनाई की बात करें तो बैटिस्टो जो कि आपकी सादी बुनाई से संबंधित है, वॉयल और झिंगम, ये तीनों ही आपके सादी बुनाई से संबंधित हैं। बात करें यहाँ पर ऑक्सफोर्ड की, तो ऑक्सफोर्ड आपका किस में आता है, ये आपका बास्केट बुनाई से बुना हुआ वस्त्र होता है, और डेनिम ये आपका ट्रिल बुनाई का वस्त्र है। तो हमें यहाँ पर बताना है सादी बुनाई का, तो आपका ए, बी और डी तीनों ही आपके सही हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, बैटिस्टो, वायल और झिंगम ये आपके सादी बुनाई से संबंधित है। ऑक्सफोर्ड जो कि आपका किससे संबंधित है, बास्केट से, और डेनिम आपका ये आपका ट्रिल बुनाई से संबंधित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पियाजे का संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत के अनुसार प्रथम अवस्था कौन सी है। तो यहाँ पर पियाजे ने कुछ 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत की 4 अवस्थाएं हैं, तो उनको यहाँ पर हमें बताना है कि उनके अनुसार जो बताई गई अवस्थाएं हैं उसमें प्रथम अवस्था कौन सी है। तो यहाँ पे दी हुई है प्री ऑपरेशन अवस्था, सेंसोरी मीटर अवस्था, कॉन्सेंट्रेट ऑपरेशन अवस्था, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था। तो आपको बतानी है प्रथम अवस्था कौन सी है उनकी। तो प्रथम अवस्था उनकी है सेंसोरी मीटर की अवस्था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी सीक्वेंस में लगाने के लिए भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे आपकी कौन सी आएगी, सेंसोरी मीटर, ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगी आपकी प्री ऑपरेशन अवस्था, ठीक है। फिर आएगी आपकी कॉन्सेंट्रेट थर्ड नंबर पर, और फोर्थ नंबर पर आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था। तो ये आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंजाब की फुलकारी में किस टांके का प्रयोग किया जाता है। तो जब हमने फुलकारी पढ़ी थी पंजाब की, तो उसमें हमने कुछ स्टिच के बारे में पढ़ा था, तो वो आपको बताने हैं। उसमें हमने 4-5 टाँकों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डार्निंग, हैरिंग बोन, रनिंग, बटन होल इनके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको डार्निंग भी मिलेगा, हैरिंग बोन भी मिलेगा और बटन होल भी मिलेगा, लेकिन आपको बताना है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया है। तो देखिए यदि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये सारे टाँके इसमें हों, तो आपको किसको टिक करना है, डार्निंग को टिक करना है, क्योंकि पंजाब की जो फुलकारी है उसमें जो मोस्ट कॉमन टाँका प्रयोग किया जाता है या स्टिच प्रयोग की जाती है वो डार्निंग होती है। तो आप डार्निंग को सही कीजिएगा। अगर डार्निंग ना हो तो आप हैरिंग बोन, बटन होल कोई भी आपको इनमें से मिल जाएगा, तो आप सही करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, यानी ब्लड शुगर लेवल को किस उससे प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं mmHg के रूप में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में, ग्राम प्रति लीटर के रूप में। तो आपको सही बताना है। तो देखिए ब्लड शुगर लेवल जो है उसको प्रदर्शित किया जाता है, ऑप्शन 20 का सही होगा, यानी मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। आगे चलते हैं। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी MSG का प्रयोग किया जाता है रंग बढ़ाने में, स्वाद बढ़ाने में, सुरक्षित रखने में या पाइसीकरण में। तो भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का जो प्रयोग किया जाता है वो उसका स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन 20 का सही होगा। आजकल जितने भी प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड आ रहे हैं तो उनमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, भोजन को स्वादिष्ट बनाया जाता है। यदि भोजन में ये 1.5 मिलीग्राम से अधिक होगा तो इससे जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव भी पड़ सकता है, ठीक है। 1.5 मिलीग्राम से अधिक होगा तो बॉडी पर इफेक्ट पड़ सकते हैं इसके हानिकारक। तो आप देख लीजिए, इस स्वाद बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। रेशम एवं मानव निर्मित धागे को डैनियर प्रणाली में मापा जाता है। एक डैनियर कितने मीटर धागे का ग्राम में वजन होता है। ऑप्शन 900 मीटर, 1000 मीटर, 9000 मीटर या 90 मीटर। तो डैनियर की यदि हम बात की जाए तो इसका जो मापन होता है वो 9000 मीटर में होता है,
ठीक है, 9001 ग्राम वजन में। फिलामेंट तंतु और धागे का जो माप होता है प्रति इकाई लंबाई के अनुरूप वजन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेनियर कहते हैं। तो आप याद रखिएगा डेनियर 9000 मीटर, ठीक है, 1 ग्राम वजन में। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर इसमें पूछा है कौन सा जीवाणु के कारण नहीं होता है, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो आपको बताना है। तो देखिए जीवाणु के कारण कौन सा नहीं होता है, टाइफाइड आपका जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया का, ठीक है, क्षय रोग भी आपका बैक्टीरिया से होता है, पोलियोमाइलिटिस जो है ये आपका वायरस के कारण होता है, हैजा ये आपका बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड की यदि हम बात करें तो ये किसके कारण होता है, साल्मोनेला टाइफोसा या टाइफी कहीं लिखा मिल जाएगा आपको। क्षय रोग जो होता है ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी के कारण होता है और हैजा विब्रियो कोलेरी के कारण होता है। ये यहाँ पर देख लीजिएगा आप, वैसे मैं इसको अलग से आपको करा दूंगी, एक ट्रिक के माध्यम से आपको सारे याद हो जाएंगे, जिसमें आपको जीवाणु और वायरस इन दोनों के नाम और किसके कारण ये होते हैं उन सभी को मैं एक अलग वीडियो में आपको करा दूंगी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ये आपको बताना है, गुड़गांव परियोजना, ग्राम निर्देशक, इटावा पायलट परियोजना, बहुउद्देशीय ग्राम कार्यकर्ता, मार्तंडम परियोजना, प्रदर्शन केंद्र, नीलोखेड़ी परियोजना, किसान विकास केंद्र। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन जो था इस बार जीआईसी में पूछा गया था। पहले जो क्वेश्चन थे उसमें पूछ लिया जाता था कौन सा प्रोजेक्ट या कौन सी परियोजना किसके माध्यम से लाई गई, या उसका ईयर पूछ लेता था कौन से ईयर में वो आई। लेकिन अभी जो है एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, जो क्वेश्चन है वो थोड़े हाई हैं, हाई लेवल के हैं, तो उसमें आपको उद्देश्य वगैरह भी दे देगा। तो जब भी आप ऐसे टॉपिक्स को आप तैयार करें तो देखें ना आप कौन सी परियोजना किसके माध्यम से लाई गई, कब लाई गई और उसका उद्देश्य क्या है। तो ये 3-4 चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इसमें आपको बताना है, तो देखिए यदि हम गुड़गांव परियोजना की बात करें तो गुड़गांव परियोजना जो है ये कब लाई गई, तो देखिए ये एल ब्रेयन के प्रयासों से 1920 में ग्रामीणों के लिए गुड़गांव प्रोजेक्ट निर्मित हुई थी। किसके लिए, जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए, और किसके द्वारा लाई गई, एल ब्रेयन के प्रयासों के द्वारा 1920 में ये लाई गई। और इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव में एक विलेज गाइड की नियुक्ति की गई। विलेज गाइड यानी ग्राम निर्देशक, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया, ग्राम निर्देशक यानी विलेज गाइड की नियुक्ति की गई, जो लोगों को गाइड करता था कि किस तरीके से उन्नत ढंग से खेतों में खेती करनी है, किस तरीके से बीज बोना है, या जितने भी नए औजार हैं उपकरण हैं उनका प्रयोग कैसे करना है। तो ये सब जो था ये विलेज गाइड यानी ग्राम निर्देशक के माध्यम से कराया जाता था। नेक्स्ट है इसमें इटावा पायलट परियोजना। तो जो इटावा पायलट परियोजना है ये आपके 1948 में यूपी के इटावा से कर्नल एल्बर्ट मेयर की सहायता से ये लाई गई। किसकी सहायता से, अल्बर्ट मेयर, 1948 में ये लाई गई। और इसका उद्देश्य क्या था, भविष्य की ग्रामीण विकास योजनाओं की संभावनाओं का पता लगाना तथा उनका मार्गदर्शन करना, और इसके अंतर्गत जो विलेज लेवल वर्कर थे उनकी नियुक्ति की गई। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, बहुउद्देशीय ग्राम कार्यकर्ता से संबंधित है। तीसरी है मार्तंडम परियोजना, ये कब लाई गई, तो ये स्पेंसर हैच के द्वारा 1928 में लाई गई। किसके द्वारा, स्पेंसर हैच के द्वारा। कब लाई गई, 1928 में। अब ये मार्तंडम है कहाँ पर, तो ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है मार्तंडम। तो वहाँ से ये स्टार्ट हुई, ठीक है, 1928 में इसको लाया गया। इसके अंतर्गत क्या था, जो कार्यालय थे वहाँ पर प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते थे। ग्रामीणों को पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, खेती करना, ये सब वहाँ पर सिखाया जाता था। और प्रदर्शन हेतु वहाँ पर खेत, गौशाला, मधुमक्खी, इनकी सभी की व्यवस्था होती थी। तो ये किससे संबंधित है, प्रदर्शन केंद्र से संबंधित है। चौथी है इसमें नीलोखेड़ी परियोजना। अब नीलोखेड़ी परियोजना में क्या था,
कि जब 1947 में भारत के विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान से जो आए विस्थापित लोग थे, अब उनको बसाने के लिए समस्या खड़ी हो गई थी। तो ऐसे में क्या था, जो हरियाणा का नीलोखेड़ी क्षेत्र है वहाँ पर जो भी शरणार्थी थे उनको बसाने के लिए वहाँ पर योजना बनाई गई, जिसे नीलोखेड़ी परियोजना कहते हैं। जो वहाँ पर जमीन थी ऊसर बंजर, उस भूमि को कृषि योग्य उन्होंने बनाया, लोगों को बसाया, रोजगार प्रबंध वहाँ पर कराए गए। तो ये जो परियोजना है ये किसान विकास केंद्र से संबंधित न होकर किससे संबंधित है, शरणार्थियों को बसाने की योजना इसके अंतर्गत बनाई गई। तो ये यहाँ पर गलत था आपका, ठीक है। तो इसमें पूछा था ना कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो नीलोखेड़ी परियोजना इससे संबंधित नहीं है, बाकी आपके तीनों सही हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, वैसे आपका होम साइंस में ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये होम साइंस से संबंधित है इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है। अभी जो समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ था लोअर पीसीएस का, वहाँ पे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ले लिया है। तो इसमें पूछा गया है कौन से कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है, एस्क्ली, पिएडेसी, मोरेसी, ग्रेमनी, मालवेसी। तो आपको यहाँ पर सही बताना है। तो देखिए मोरेसी के कुल के पौधे से जो टापा कपड़ा है वो बनाया जाता है। अब टापा जो वस्त्र होता है ये होता क्या है, तो देखिए जो टापा कपड़ा है किस कुल के पौधे से बनाया जाता है, मोरेसी कुल का ये जो पौधा है उससे बनाया जाता है। और ये टापा होते क्या है, तो जो प्रथम बिना बुना हुआ जो वस्त्र था, बिना बुना हुआ जो वस्त्र था उसको टापा वस्त्र कहा गया, जो कि फिग वृक्ष, ठीक है, कौन सा वृक्ष, फिग वृक्ष के तने की तंतु में छाल द्वारा बनाया जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो बन सकता है कि कौन से वृक्ष से बनाया जाता है, या जो टापा होता है ये कैसा वस्त्र होता है। तो प्रथम बिना बुना हुआ जो वस्त्र था वो टापा कहलाया, जो कि फिग वृक्ष के तने के तंतु में छाल द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। आगे चलते हैं, एडोलसेंस नामक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलेसियर नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, परिपक्वता की ओर बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना, तनाव व तूफानी अवस्था, युवा गमन की अवस्था। तो देखिए जो एडोलसेंस है इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन भाषा के एडोल्स्कर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, बढ़ना यानी टू ग्रो, अथवा परिपक्वता की ओर बढ़ना यानी टू ग्रो टू मैच्योरिटी। इसका अर्थ क्या होता है, टू ग्रो टू मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए इसका सही होगा, ठीक है, परिपक्वता की ओर बढ़ना यानी टू ग्रो टू मैच्योरिटी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विवाह और परिवार निम्न में कैसी संस्था है, सामाजिक संस्था है, राजनीतिक है, पारिवारिक है, मनोवैज्ञानिक है। तो परिवार और विवाह कैसी संस्था होती है, ये सामाजिक संस्था होती है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। आगे चलते हैं, मिशन इंद्रधनुष 2.0 की शुरुआत कब हुई थी। तो इसमें बताना है मिशन इंद्रधनुष 2.0 का यहाँ पर पूछा गया है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2017 में, 2019 में, 2020 में या 2021 में। तो देखिए मिशन इंद्रधनुष की यदि हम बात करें तो आपका मिशन इंद्रधनुष है ये कब आया था, देखिए मिशन इंद्रधनुष जो है ये दिसंबर 2014 में ये लाया गया था, ठीक है, कब लाया गया था, दिसंबर 2014 में। और इसका उद्देश्य क्या था, 2020 तक 90% टीकाकरण को करना। और यदि हम मिशन इंद्रधनुष 1.0 की बात करें तो वो 2017 में लाया गया था। फिर आया आपका मिशन इंद्रधनुष 2.0 जो कि कब लाया गया, 2019 में लाया गया, जो कि इसका आंसर भी है, ठीक है। 2.0 कब आया, 2019 में आया। उसके बाद आया आपका मिशन इंद्रधनुष 3.0 जो कि आपका कब आया, 2021 में आया। और अभी 4.0 भी आ गया है, मिशन इंद्रधनुष 4.0 जो कि 2022 में लाया गया है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत दिए जाने वाले टीकों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कितने टीके दिए जाते हैं, तो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 12 टीके दिए जाते हैं। तो उनमें हमें बताना है कौन सा उनमें शामिल नहीं है। तो पहला है डिप्थीरिया, फिर है वूपिंग कफ, टिटनेस, रुबेला, कोलेरा, प्लेग। तो आपको बताना है कौन सा उसमें शामिल नहीं है।
तो देखिए मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कितने टीके आते हैं, 12 वैक्सीन उसके अंतर्गत आती हैं। डिप्थीरिया उसमें शामिल है, वूपिंग कफ भी है, ठीक है, ये इसमें शामिल है। आगे आपको बताना है टिटनेस भी उसमें शामिल है, आपका रूबेला भी है उसमें शामिल, ठीक है। कौन सा उसमें शामिल नहीं है आपको बताना है, ठीक है। एक तो कोलेरा उसमें शामिल नहीं है और कौन सा प्लेग भी उसमें शामिल नहीं है, तो ये दोनों उसमें शामिल नहीं है मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत। वैक्सीन के नाम हमें बताने थे, तो कौन सा सही होगा, 5 और 6 इसमें आएगा। जो मिशन इंद्रधनुष के जो वैक्सीन है उसमें शामिल नहीं है, बाकी जो है ये सारे उसमें शामिल हैं आपके। आगे चलते हैं। वृद्धि का अर्थ है, वृद्धि का अर्थ है संख्यात्मक बदलाव, मात्रात्मक बदलाव, लंबवत बदलाव या गुणात्मक बदलाव। तो हम वृद्धि और विकास दो चीजें हम पढ़ते हैं। तो वृद्धि का अर्थ क्या है, तो देखिए वृद्धि जो होती है इसमें मात्रात्मक परिवर्तन देखे जाते हैं। वृद्धि क्या दर्शाती है, मात्रात्मक परिवर्तनों को दर्शाती है। जैसे कि मात्रात्मक परिवर्तन कैसे हो गए आपके, जैसे वजन, लंबाई, ये सभी क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन है। वहीं विकास जो है वो क्या दर्शाता है, यानी डेवलपमेंट, वो गुणात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है। जैसे कि मानसिक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया, क्रियात्मक विकास हो गया, या संवेदात्मक विकास हो गया, वो सभी क्या हैं आपके विकास के अंतर्गत आते हैं, यानी गुणात्मक बदलाव होते हैं। मात्रात्मक यानी वृद्धि से संबंधित, जैसे कि वजन, लंबाई, ये सभी में जो भी बदलाव होते हैं उन्हें हम मात्रात्मक बदलाव कहते हैं। आगे चलते हैं। मनोवैज्ञानिक ने उत्तर बाल्यावस्था को कहा है विद्यालय अवस्था, समस्यात्मक अवस्था, गैंग अवस्था या स्लोपी अवस्था। तो मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर बाल्यावस्था किसको कहा है, तो ये गैंग अवस्था को कहा है, ठीक है। कहीं कहीं आपको ये समूह आयु भी लिखा मिल जाएगा, यानी ग्रुप एज या समूह आयु या गैंग अवस्था। ये कितने से कितने तक होती है, तो 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वो गैंग अवस्था या उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। आगे चलते हैं। महिला का लिंग हार्मोन है, तो इसमें बताना है कुछ हार्मोन्स के नाम दिए हुए हैं, ऑक्सीटोसिन, एंड्रोजन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन। तो महिला का लिंग हार्मोन का यहाँ पर हमें नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पर 2 हार्मोन के ये नाम दिए हुए हैं, एक तो है एंड्रोजन, एक है एस्ट्रोजन, ठीक है। ये तो स्पेलिंग होती है ए से शुरू, ये दोनों ना आपको सेम से दिख मिल जाएंगे, यहाँ पर हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। और ये आपका ई से स्टार्ट होता है। जो आपका ई से स्टार्ट होगा ना, तो वो आप समझ जाइएगा कि महिला लिंग हार्मोन है, तो आपको वही सही करना है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा, ठीक है। ये अभी मैं करा दूंगी आपको, ये सब भी जब हार्मोनल वाला चैप्टर में पढ़ाऊंगी तभी आपको करा दूंगी हार्मोन्स का सारा कुछ। आगे चलते हैं। एक गृह वैज्ञानिक नहीं बन सकता, प्रधान रसोइया, आहार विशेषज्ञ, फैशन डिजाइनर, भौतिक शास्त्री। तो एक गृह वैज्ञानिक नहीं बन सकता, क्या नहीं बन सकता, तो आप जब भी आप होम साइंस पढ़ते हैं, आप होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो आप देखेंगे कि आप एक प्रधान रसोइया भी बन सकते हैं, क्योंकि आप कुकिंग भी उसमें देखते हैं, पढ़ते हैं, फूड साइंस पढ़ते हैं। आहार विशेषज्ञ, ठीक है, ये भी आप बन सकते हैं। फैशन डिज़ाइनर भी आप बन सकते हैं, क्योंकि आप टेक्सटाइल पढ़ते हैं। लेकिन आप भौतिक शास्त्री नहीं बन सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें वो सब्जेक्ट नहीं होता है। कि हम क्या क्या पढ़ते हैं, एजुकेशन एक्सटेंशन हम पढ़ते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं, टेक्सटाइल हो गया, फूड साइंस हो गया, तो ये सभी चीज़ें हम पढ़ते हैं, ठीक है। भौतिक शास्त्र इसमें नहीं आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। प्रसार शिक्षा का आधार है ग्रामीण जीवन, शहरी जीवन, कस्बाई जीवन या महानगर। तो प्रसार शिक्षा का आधार क्या है, ग्रामीण जीवन, ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैम और जेली परिरक्षण के लिए चीनी का कितना सांद्रण रख सकते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं 65%, 75%, 40%, 50%। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए जैम जेली में जो चीनी की मात्रा है वो हमें 65% रखनी होती है, जिससे क्या होता है, जो भी हम जैम जेली बना रहे हैं उसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। स्थायी यानी परमानेंट प्रिजर्वेशन में यदि हमें चीनी को मिलाना है जैम जेली में, तो हम कितना प्रतिशत रखेंगे, 65%। यदि आपको ऑप्शन में 65 ना हो तो 60 से 70 तक जो भी हो बीच की संख्या वो आप लगा दीजिएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सोडियम बेंजोएट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट।
तो खाद्य संरक्षण में हम किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। और किसका प्रयोग करते हैं हम उसमें? हमने पढ़ा था जब हमने केमिकल वाला प्रिजर्वेशन वाला हमने पढ़ा था, फूड प्रिजर्वेशन, तो उसमें हमने रासायनिक तरीके से किस तरीके से हमें खाद्य पदार्थों का प्रिजर्व करना है, तो हमने उसमें पढ़े थे सोडियम बेंजोएट, सल्फर डाइऑक्साइड। तो हम इन 2 तरीके से कर सकते हैं, बाकी ये गलत है इसमें। ठीक है, तो पहला ए आपका सही होगा। तो ये हमारे 20 MCQ थे। यदि इनमें किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चैनल को भी प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें अगर आपको अच्छा लगे, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू।